Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Kishore, Rohit, Priyank, Sudarshan, Arsh, Shweta, Rahul, Saurabh, Anuj, Rajat, Rohit, Mayank, Pawan, Deepika, Alok, Rahul, Nidhi, Deepika, Preeti, Pragati, Mohini, Shivangi, Sudarshan, Alok, Pawan, Shyam, Aryan, Tushar, Harendra, Umang, संदीप, सत्या, मुख, विपिन, अलकमा, अलकमा, बबलू, राज, शाहरुख, सौरभ, मोन्टू, मुकेश, अनुज, विपिन, पवन, अनु, राजीव, प्रियंका। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। तो भाई आप लोगों की जो क्लास का टाइम है वो फिक्स हो चुका है। 1 बजे से ही अब आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी। 1 बजे से कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, ठीक है जी? हाँ जी। तो क्योंकि 12:45 पे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाया करता था, हम कैच नहीं कर पाते थे, बच्चे छोड़ते नहीं थे, तो थोड़ा सा लेट हो जाते थे 5-7 मिनट। और हम नहीं चाहते हैं हमारी क्लास 1 मिनट भी लेट हो, इसीलिए अब कल से 1 बजे ही आपकी क्लास चलेगी, ठीक है जी? अमित, गौतम, राजेश, रूपेश, संदीप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही जानदार टॉपिक। और आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इसको देख रहे हो आप लोग? ये क्या है? ये एक डाइस है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस चैप्टर, ठीक है जी? डाइस यानी कि पासा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक का नाम मैं अभी अपडेट करवा देता हूं। टॉपिक का नाम अपडेट नहीं हुआ है, एक सेकेंड हम अपडेट करा देते हैं। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस चैप्टर, और अल्टीमेट हमें मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। डाइस के बाद हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड बेटा दूसरा चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हम पढ़ेंगे डाइस चैप्टर के बाद, जो कि डाइस का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? पहले हम पढ़ेंगे डाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब। अच्छा, ये जो डाइस है, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में यही वाला डाइस पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ये वाला डाइस भी आ सकता है, जिसकी 6 सरफेस होंगी, और 6 सरफेस पे जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6 ही होगा। आपके एग्जाम में ये वाला डाइस भी आ सकता है, जिसपे क्या होंगे ABCDEF। और आपके एग्जाम में बेटा लेटर वाला सिंबल वाला डाइस भी आ सकता है, जिसकी 6 सरफेस पे 6 अलग अलग क्या होंगे, 6 अलग अलग सिंबल्स होंगे, ठीक है? रैंकिंग में जो पार्ट बचा हुआ है वो पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पजल चैप्टर को पढ़ेंगे। रैंकिंग का एक पोर्शन बचा हुआ है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम पजल चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल हम रैंकिंग को वहीं पे होल्ड कर देते हैं, ठीक है? जब हम पजल चैप्टर पढ़ाएंगे तब उस रैंकिंग के उस वाले पोर्शन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है जी? हाँ जी, चलिए। कल सर ये मैंने आपका कल ही पढ़ा था जीडी एग्जाम के लिए, पता होता तो मैं बिल्कुल ना पढ़ता। कोई बात नहीं, जो भी आपने कल पढ़ा था उससे बहुत ही बेहतर आप दोबारा यहाँ पे सीखोगे इस सेशन में, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, जब भी हम किसी कल का PNG सैटरडे वाला है, मतलब देखो, जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती हैं? जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती हैं? जैसे कि आपको 1 सरफेस दिखाई दे रही होगी, है ना? 1 दिखाई दे रही होगी। ऊपर कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? ऊपर दिखाई दे रही है आपको 2 सरफेस, है ना? और राइट हैंड साइड पे कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है 3। तो जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं तो हमें एट ए टाइम कितनी सरफेस दिखाई देती है? 6 में से 3 सरफेस दिखाई देती हैं। कल का PNG गलत डल गया, चलो मैं सही करवा दूंगा। जब भी हम किसी पासे को देखते हैं तो हमें एट ए टाइम 3 सरफेस दिखाई देती हैं, 1 2 3, जबकि होती कितनी है? टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो बाकी की जो 3 सरफेस है ना, वो छिपी हुई है, बाकी की 3 सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी की 3 सरफेस छिपी हुई है। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग डाइस, वो छुपी हुई सतहों से रिलेटेड बनता है। जैसे कि अभी आपके सामने 3 सरफेस है, एक तो 4 है,
एक 5 है और एक 6 है, लेकिन फिर से 3 सरफेस छिप गई। तो जो भी हमें क्वेश्चन का आंसर देना है वो छिपी हुई सतहों से रिलेटेड देना है। अच्छा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है डाइस का, तो क्वेश्चन में ना टोटल कितने केसेस बनते हैं? 5 केस बनते हैं। डाइस यानी कि पासा। तो जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का, तो टोटल 5 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा पहला केस बनेगा जब डाइस की एक सिंगल फिगर दी जाएगी, सिर्फ एक ही फिगर, बाकी कोई दूसरी फिगर ही नहीं दी जाएगी, और इस फिगर में 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही होंगी, और वो 3 सरफेस कोई भी हो सकती है ना, वो 3 सरफेस कोई भी हो सकती है, और इस फिगर से रिलेटेड हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा जैसे जब हमने इस पासे को देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए 135, तो हम इसी पासे को किसी दूसरे एंगल से देखेंगे, यानी कि जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। पहली बार जब आपने पासा देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 135। इसी पासे को अगर मैं किसी दूसरे एंगल से देखता हूं तो मुझे हो सकता है इस बार जो नंबर दिखाई दे वो दिखाई दे 3 4 6। तो एग्जाम में जो सेकंड केस बनता है वो बनता है 2 फिगर क्वेश्चन, पहला केस बनता है 1 फिगर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये 2 फिगर जो बनी हुई है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये 2 अलग अलग पासे हैं, ये एक ही पासा है जिसको 2 अलग अलग एंगल से 2 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। और तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस, अच्छा आप सोचो, पहला केस तो बन गया 1 फिगर क्वेश्चन, दूसरा केस बन गया 2 फिगर क्वेश्चन, तीसरा केस क्या बनेगा इस चैप्टर में? सर तीसरा केस बनेगा 3 फिगर क्वेश्चन। इसका मतलब चौथा केस बनेगा 4 फिगर क्वेश्चन। इसका मतलब, हाँ मैंने क्लास का नाम चेंज करवा दिया है बेटा, इसका मतलब पांचवा केस बनेगा 5 फिगर क्वेश्चन। तो इसका मतलब तो हमारे ये जो वो है केसेस कभी खत्म ही नहीं हो सकते, है ना? क्यों भाई? हाँ जी, मैं 12th में पढ़ी हूँ, पहली बार रीजनिंग की क्लास कर रही हूँ। आज देखना आपको रीजनिंग में कितना मजा आएगा। आज आप कहोगे सर अल्टीमेट मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, हाँ जी, रैंकिंग चैप्टर है। जिन बच्चों ने पहली बार तैयारी कर रहे थे, देखो रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है, कुछ बच्चों को तो इतना आसान चैप्टर लगा होगा जिसकी कोई हद नहीं, उनको लगा होगा कि सर अल्टीमेट मजा ही आ गया रैंकिंग पढ़ के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रैंकिंग में जो फंस जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं और हमने जल्दी जल्दी में वो टॉपिक करा दिया, मतलब शुरुआत में, जबकि हमें लास्ट में वो टॉपिक कराना था। बट आप चिंता मत करो, उसको हम बाद में भी उठाएंगे लास्ट में, क्योंकि रैंकिंग का भी एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, क्लास पीएनजी का मतलब होता है जो मैं ये पेजेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यही पेज अपलोड हो जाते हैं क्लास नोट्स के अंदर, सेम डिट्टो यही पेज। अच्छा, तो यहाँ पर जो तीसरा केस बनता है ना बेटा, वो बनता है जब आपके एग्जाम में मोर देन 2 फिगर आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा फिगर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आपके एग्जाम में 3 फिगर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 फिगर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 फिगर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी। चौथा केस बनेगा चौथा केस बनेगा जब ओपन डाइस आपके एग्जाम में आ जाता है। ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा, ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा। और पांचवा केस बनता है जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, भाषा पे आधारित प्रश्न, मतलब उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न, कहने का मतलब है कि उसमें ना तो ओपन डाइस होगा ना क्लोज डाइस होगा। ओपन डाइस समझ रहे हो बेटा? खुला हुआ पासा देखो ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं खुला हुआ पासा कैसे दिखता है। दीज आर दीज आर ओपन डाइस, दीज आर ओपन डाइस। जब हम इन फिगर्स को फोल्ड करते हैं ना, तो ये फिगर फोल्ड करके बेटा एक डाइस की शेप लेंगे। दीज आर ओपन डाइस। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये डाइस की शेप लेगा, देखो लाइक दिस। इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया? ये एक डाइस बन गया। समझ रहे हो? फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप ले रहा है? एक डाइस की शेप ले रहा है ना? कौन कौन सी फिगर होती है ओपन डाइस में? एक ये भी, जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देती है, देखो लाइक दिस। ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप दे रही है? एक डाइस की शेप दे रही है। ठीक है ना? हाँ जी, ये फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, देखो इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें किसकी शेप दे रही है? एक डाइस की शेप दे रही है। तो दीज आर ओपन डाइस। ठीक है जी।
तो क्लोज डाइस को हमने देखा, हमने क्लोज डाइस को देखा, हमने ओपन डाइस को भी देख लिया। क्लोज डाइस का जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा है सर? या तो वन फिगर क्वेश्चन हमें मिलेगा एग्जाम में, या टू फिगर, या मोर देन टू फिगर। ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर गलती से टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, अगर गलती से टू फिगर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो टू फिगर के अंदर कितने केसेस बनेंगे? टू फिगर के अंदर कितने केसेस बनेंगे सर? टू फिगर के अंदर पहला केस बनेगा जब एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में आपको एक भी ऐसी सरफेस नहीं होगी जो कॉमन दिखाई देगी। यानी कि पहली बार जब आपने फिगर को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3, दोबारा जब आपने उसी पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 5 6। समझ रहे हो? यानी कि टू फिगर में सबसे पहला केस बनता है नो कॉमन, जब दोनों फिगर में एक भी सरफेस हमारी कॉमन नहीं होती। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? देखो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है जब हम एक ही पासे को 2 बार देखते हैं, तो हो सकता है इस बार एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई दे। जैसे पहली बार हमने देखा 1 2 3, दोबारा हमने देखा 3 4 5, तो यहाँ पर एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई दे रही है। देयर इज ओनली वन कॉमन। तो ये सेकंड केस है जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सरफेस हमारी कॉमन होगी। ठीक है जी। तीसरा और आखिरी केस क्या बनेगा? जब मैं एक ही पासे को 2 बार देखूंगा, एक ही पासे को 2 बार देखूंगा, तो वहां पर मुझे कितनी सरफेस कॉमन दिखाई देंगी सर? इस बार मुझे 2 सरफेस कॉमन दिखाई देंगी। पहली बार मैंने पासे को देखा, मुझे दिखाई दिए 1 2 3, दोबारा मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए 1 2 4। तो मुझे कितनी सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है? 2 सरफेस मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। कितनी? 2 कॉमन। तो भाई साहब ये आपका कंप्लीट चैप्टर है डाइस। क्या चैप्टर है बेटा? है क्या चैप्टर है डाइस आपका? डाइस आपका कंप्लीट चैप्टर ये है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का, तो टोटल 5 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा वन फिगर क्वेश्चन, दूसरा बनेगा टू फिगर क्वेश्चन, तीसरा बनेगा मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, चौथा बनेगा ओपन डाइस, पांचवा बनेगा भाषा पर आधारित प्रश्न। अगर गलती से टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है, अगर गलती से टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है, तो टू फिगर के अंदर भी बेटा कितने केस बनेंगे? टू फिगर के अंदर 3 केस बनेंगे। टू फिगर का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 3 केस बनेंगे। पहला केस दोनों फिगर में एक भी सरफेस हमारी कॉमन नहीं होगी। दूसरा केस दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन होगी। तीसरा केस दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन होंगी, यानी कि नो कॉमन, वन कॉमन और 2 कॉमन। तो ये आपका कंप्लीट डाइस चैप्टर का एक छोटा सा ट्रेलर है। अब आप बताओ, है ना? अब आप ये बताओ, ये ट्रेलर देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि पिक्चर कैसी होगी? हाँ जी, यही पूरा चैप्टर है। डाइस यानी कि एक क्यूब, एक घन, एक पासा। आपने लूडो तो खेला ही होगा जिंदगी में उस डाइस से। ये है ना डाइस, अभी दिखाया तो था तुम्हें। दिस इज डाइस, क्यूब, पासा, जिसमें टोटल 6 सरफेस होती है। तो ये भैया डाइस चैप्टर की ये इस पिक्चर का ट्रेलर है। ये कंप्लीट चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, है ना, कति जहर, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी लैंग्वेज आपको बताना चाहता हूं। 5वां केस है बेटा भाषा पर आधारित प्रश्न, जिसमें एक लैंग्वेज लिखी होगी। उसमें ना तो डाइस की ये वाली फिगर बनी होगी, ना ही कोई ओपन फिगर बनी होगी। ठीक है। अब डाइस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन डालो बेटा। स्टैंडर्ड डाइस एक वर्ड एग्जाम में यूज होता है। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं मानक पासा। एक वर्ड हमारे एग्जाम में यूज होगा, मानक पासा। ठीक है। अच्छा, आपने कभी लूडो खेला है? तो जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं ना, उस पासे को ना ध्यान से देखना। उस पासे में एक खास बात होती है, पता है क्या? उस पासे में खास बात ये होती है कि जहां पे 1 डॉट होती है ना, 1, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको बेटा 6 डॉट दिखाई देंगी। कितनी डॉट दिखाई देंगी? 6। जहां पे 2 डॉट्स होती है ना, 2,
जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 5। जहां पे 3 डॉट्स होती हैं, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी बेटा 4 डॉट। कितनी डॉट दिखाई देंगी? 4 डॉट दिखाई देंगी। तो एक के पीछे आपको दिखेगा 6, दो के पीछे दिखेगा आपको 5, 3 के पीछे क्या दिखेगा 4। जिससे हम लूडो खेलते हैं उसमें ऐसा ही होता है। और जिस पासे में ऐसा होता है कि एक के पीछे क्या हो, जिस पासे में एक के पीछे क्या हो, एक के पीछे 6 हो, जिस पासे में एक के पीछे क्या हो, एक के पीछे 6 हो, दो के पीछे 5 हो और 3 के पीछे क्या हो, 3 के पीछे 4 हो, है ना। यानी कि अगर हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 है तो उस पासे को, है ना, एक स्पेशल पासा बोलते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है ना। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस को हम जो डिफाइन करते हैं वो तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे डाइस में 1 2 3 4 5 6 है। अगर हमारे डाइस में ए बी सी डी ई एफ है तो यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस सिर्फ इस सिचुएशन में बनाया जा सकता है। और कब बन सकता है स्टैंडर्ड डाइस? जब 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 हो। चाहो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ एवरी टू if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice, then the dice is called a standard dice। हिंदी में लिख सकते हो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं, है ना। एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग कितना है? प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग कितना है? विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। उसी को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डाइस। अब आप ये कहोगे, सर जो पासा आप हमें दिखा रहे हो, जो पासा आप हमें दिखा रहे हो, इसमें 4 के पीछे क्या है? सर इसमें 4 के पीछे 2 है। इसमें 4 के पीछे क्या है? सर इसमें 4 के पीछे 2 है। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में 4 के पीछे कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 5 के पीछे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 1 के पीछे कितना होना चाहिए? 6। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। तो हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आपके पास सर जो पासा है वो तो स्टैंडर्डाइज नहीं है। हम उसको स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं अगर मैं 4 के पीछे 3 कर दूं, 2 के पीछे 5 कर दूं, 1 के पीछे 6 कर दूं। लेकिन फिलहाल वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका कोई नाम तो दोगे आप। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो कोई नाम तो दोगे इस पासे का। तो वो पासे, है ना, वो पासे जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं जनरल डाइस, है ना। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि वो पासा जो मानक नहीं है। सीधी सी बात है, जो भी डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, जो मानक नहीं है, ठीक है, जो मानक नहीं है ना, वही कहलाते हैं जनरल डाइस, है ना। डाइस विच आर नॉट, विच इज नॉट स्टैंडर्ड, विच इज नॉट स्टैंडर्ड। भैया सीधी सी बात है, जो मानक पासा नहीं है वही कहलाएगा जनरल डाइस। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ पासे बना के बताऊं आपको, जैसे मान लो एक पासा है जिसमें 1 के विपरीत क्या है? 6, 2 के विपरीत क्या है? 4 और 3 के विपरीत क्या है? 5। एक दूसरा पासा है जिसमें 1 के पीछे क्या है? 5। ठीक है जी। 2 के पीछे क्या है? 2 के पीछे क्या है? 6 और 3 के पीछे क्या है? 3 के पीछे है 4। एक पासा है
जिसमें एक के पीछे क्या है, एक के पीछे है 4, और दो के पीछे क्या है, दो के पीछे है 5, और तीन के पीछे क्या है, तीन के पीछे है 1। एक पासा है जिसमें एक के पीछे क्या है 2, है ना, सॉरी, एक के पीछे क्या है 4, दो के पीछे क्या है 6, और तीन के पीछे क्या है 5। और एक पासा है मेरा जिसमें एक के पीछे क्या है 6, दो के पीछे क्या है 5, और तीन के पीछे क्या है 4। ये 5 पासे हैं, ये 5 पासे हैं। ठीक है, आप बताओ इन पांचों पासे में से कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ये वाला पासा स्टैंडर्ड है, ये वाला पासा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये वाला पासा स्टैंडर्ड है, या ये वाला पासा स्टैंडर्ड है, या फिर ये वाला पासा हमारा स्टैंडर्ड। हमें मानक पासा पहचानना है। इन पांचों में से कौन सा पासा मानक पासा है, पांचों के आंसर्स मैंने आपको बता दिए, है ना। हाँ जी, ऑर्डिनरी बोलो या जनरल बोलो, बात एक ही है। ऑर्डिनरी डाइस बोलो, ऑर्डिनरी बोलो या जनरल डाइस बोलो, बात एक ही है। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण पासा, ठीक है बाबू। हाँ जी जी। तो भाई साहब, अगर ये 5 पासे हैं अलग अलग, पांचों के आंसर्स हमें पता है, तो इन पांचों में से जो स्टैंडर्ड आइस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। क्योंकि मानक पासा वो पासा होता है जिसमें 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो, 3 के अपोजिट 4 हो। बेटा ये मानक पासा नहीं है। सिर्फ 1 के अपोजिट 6 होने से मानक पासा नहीं बनता, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 भी होना चाहिए। सिर्फ 3 के अपोजिट 4 होने से स्टैंडर्डाइज नहीं बनता, क्योंकि 1 के अपोजिट 6 भी होना चाहिए। सिर्फ 2 के अपोजिट 5 होने से स्टैंडर्डाइज नहीं बनेगा, क्योंकि 1 के अपोजिट 6 भी होना चाहिए। समझ रहे हो, हैं? हाँ जी, दीज ऑल आर जनरल डाइस। ये भी जनरल डाइस है, ये भी हमारा जनरल डाइस है, ये भी हमारा जनरल डाइस है, ये भी हमारा जनरल डाइस है, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां है मानक पासा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड जनरल का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जो दुनिया के वो पासे जो मानक नहीं है, दीज ऑल आर जनरल डाइस। और मानक तो हमें पता है, हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, तो अब हम अपना, है ना, अब हम, हाँ, पूरा हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। किसी एक युग्म का योग, एक किसी भी दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। एवरी टू, नॉट एनी टू। यहां पर एक चीज ध्यान रखो, यहां पर एनी टू वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा, एनी टू वर्ड का यूज नहीं किया। अगर आपसे बोलते ना किन्हीं भी दो सतहों का योग 7, तो कंसेप्ट अलग होता। यहां पे बोला जा रहा है एवरी टू, प्रत्येक दो। यहां पे बोला जा रहा है प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, प्रत्येक दो। ठीक है, एवरी टू, नॉट एनी टू। हाँ जी, तो अब हम ये कंसेप्ट समझ चुके हैं, हमें पता चल गया कि स्टैंडर्डाइज आखिर होता क्या है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम अपना चैप्टर शुरू कर दें। क्वेश्चन कराइए, अभी तो हमने चैप्टर ही शुरू नहीं किया, तुम कह रहे हो क्वेश्चन कराइए। है, अभी तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं किया भाई साहब हमने। चैप्टर तो स्टार्ट करने दो पहले, तभी तो तुम क्वेश्चन करोगे। अभी तो बस मैं आपको ये स्टैंडर्डाइज का वर्ड का मीनिंग बता रहा था कि ये स्टैंडर्डाइज होता क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, अभी से इतनी तारीफ कर रहे हो तुम। तो हमें पता चल गया कि इस चैप्टर में टोटल 5 केस आते हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे बेटा पढ़ने की, हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की केस फर्स्ट से। हम कहां से शुरुआत करेंगे पढ़ने की, पहले केस से शुरुआत करेंगे पढ़ने की, केस फर्स्ट। ठीक है, तो हेडिंग डालो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। हेडिंग डालो, जब केवल, जब केवल
पासे की एक स्थिति, जब केवल पासे की एक स्थिति दी जाती है, जब केवल पासे की एक स्थिति दी जाती है। ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन लिखो, बनाओ बेटा, एक फिगर बनाओ डाइस की। सिर्फ एक ही स्थिति आपको दी गई है पासे की, और यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1, 2, 3, और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह क्या है? एक के विपरीत सतह क्या है अगर इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक के 6 संख्याएं अलग अलग सतह पे अंकित हैं। हाँ जी, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। श्री गणेशाय नमः। हाँ सर, इसके कितने एपिसोड बनेंगे? कम से कम 5 या 6 एपिसोड। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक के पीछे 6 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक के पीछे 6 आंसर दे रहे हैं। उनका भ्रम मैं दूर करता हूं। बेटा ये रहा पासा जो आपको दिखाई दे रहा है, सामने क्या है? एक है, एक हमारे सामने है। ऊपर क्या है? ऊपर 2 है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे 3 है। तो बिल्कुल यही पासा है ना, बिल्कुल सेम यही पासा है। 1 हमारे सामने है, 2 ऊपर है और 3 हमारे राइट हैंड साइड पर है। बिल्कुल सेम यही पासा है। तो एक बच्चे ने कहा पक्का एक के पीछे 6 होगा, है? तो क्या एक के पीछे 6 है बाबू? जरा देखना, क्या एक के पीछे 6 है? क्या एक के पीछे 6 है? क्या है एक के पीछे? क्या है एक के पीछे? भाई साहब एक के पीछे 5 है। तुम तो कह रहे थे 6 होगा, है? एक बच्चा कह रहा है कि सर एक के पीछे ना 5 होगा। एक बच्चा कह रहा है एक के पीछे 5 होगा। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने मेरा जो डाइस था ना वो पहले ही देख लिया था। उसने देख लिया था कि मेरे पासे में एक के पीछे क्या है, और सर ने अपना ही पासा इस फिगर में बना रखा है ना? सर ने अपना ही पासा इस फिगर में बना रखा है, तो उसने आंसर दे दिया एक के पीछे क्या? 5। चलिए अब हम उस बच्चे को ही पकड़ते हैं जो ये कह रहा था एक के पीछे 5 है। हम उसी बच्चे को पकड़ लेते हैं जो ये कह रहा था एक के पीछे 5 है। तो भाई साहब यही पासा है ना तुम्हारा, एक सामने है, एक सामने है, 2 ऊपर है, 3 राइट हैंड साइड पर है। यही पासा है ना। एक के पीछे क्या था अभी? एक के पीछे अभी 5 था ना, है ना? अब देखना जरा, अब एक के पीछे क्या है? सर एक के पीछे तो 4 आ गया। अब एक के पीछे क्या है? सर एक के पीछे तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर 1 2 3 आपको एक साथ दिखाई दे रही है सरफेस, 1 2 3, और बाकी की 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रही, 4 5 6, तो इसका मतलब एक के पीछे बेटा 4 भी जा सकता है, एक के पीछे 5 भी जा सकता है, और एक के पीछे 6 भी जा सकता है। तो 4 5 6 में से कोई भी नंबर एक के पीछे जा सकता है। तो सिंगल फिगर क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। सिंगल फिगर क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि एक के पीछे क्या जाएगा। सिर्फ आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 1 2 3 ये तीनों ही नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे। 1 2 3 ये तीनों ही नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी की जो 3 नंबर बच गए वो जा सकते हैं। बाकी के 3 नंबर कौन से बच गए? 4 5 6। तो हमसे अगर पूछा जाए फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ईदर 4 5 और 6। अब आप एक काम करो, आप 1 के विपरीत बताओ, आप 2 के विपरीत बताओ, आप 3 के विपरीत बताओ, आप 4 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताओ, और 6 के विपरीत बताओ। जैसे मैंने आपसे पूछा 1 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर है 4 5 या 6। इसी तरीके से आप 2 के विपरीत बताओ, 3 के बताओ, 4 के बताओ, 5 के बताओ, 6 के बताओ। जल्दी से बताओ।
हाँ जी, तो भाई साहब एक के पीछे क्या होगा? सर एक के पीछे होगा 4 5 या 6। दो के पीछे क्या होगा? सर दो के पीछे भी होगा 4 5 या 6। तीन के पीछे क्या होगा? सर तीन के पीछे भी होगा 4 5 या 6। चार के पीछे क्या होगा? सर चार के पीछे होगा 1 2 या 3। पांच के पीछे क्या होगा? सर पांच के पीछे भी होगा 1 2 या 3। छह के पीछे क्या होगा? सर छह के पीछे भी होगा 1 2 या 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। हमें परफेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। परफेक्ट ऑप्शन, जैसे हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, और हमारे सामने चार विकल्प है, तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन है एक के पीछे दो। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे तीन। तीसरा ऑप्शन है एक के पीछे दो या तीन। चौथा ऑप्शन है एक के पीछे चार पांच या छह। पहला ऑप्शन है एक के पीछे चार। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे पांच। तीसरा ऑप्शन है एक के पीछे चार पांच या छह। और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। पहला ऑप्शन है एक के पीछे चार। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे पांच। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है एक के पीछे चार। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे दो। तीसरा ऑप्शन है एक के पीछे तीन। चौथा ऑप्शन है एक के पीछे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है एक के पीछे चार। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे दो। तीसरा ऑप्शन है एक के पीछे तीन। चौथा ऑप्शन है एक के पीछे एक। है ना? पहला ऑप्शन है एक के पीछे चार। दूसरा ऑप्शन है एक के पीछे पांच। तीसरा ऑप्शन है एक के पीछे छह। चौथा ऑप्शन है एक के पीछे दो। चलिए, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चार के विपरीत केवल एक दो तीन ही क्यों होगा? पांच छह भी तो हो सकता है। ओ भाई साहब, एक बच्चे ने कहा सर चार के पीछे एक दो या तीन ही क्यों होगा? पांच और छह भी तो हो सकता है। बेटा, ये जो पांच और छह है ना, ये दोनों चार को टच कर रहे हैं। चार पांच छह, देखो जब आपको ये तीन नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, एक दो तीन, आपको ये तीन नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, तो जो बाकी के तीन नंबर है ना, चार पांच छह, वो बाकी के तीन नंबर पीछे छिपे हुए हैं। और जब वो पीछे छिपे हुए हैं, वो तीनों नंबर एक साथ हैं। तीनों नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो पासे में एक दूसरे को सरफेस टच करती हैं, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकती। तो चार पांच छह तीनों एक दूसरे को जोड़े हुए हैं आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। जिस प्रकार एक दो तीन एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, उसी प्रकार चार पांच छह भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। ठीक है जी? हाँ जी। अब आप समझे कि चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक के विपरीत क्या होगा? सर ईदर फोर फाइव और सिक्स। एक के विपरीत क्या होगा? ईदर फोर फाइव और सिक्स। ईदर फोर फाइव और सिक्स। लेकिन यहां पर हम आंसर क्या देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि चार ही होगा। हो सकता है पांच हो सकता है छह हो। अच्छा, इस सिचुएशन में हम क्या आंसर देंगे? इस सिचुएशन में हम बेटा नन ऑफ दीज आंसर देंगे। चार ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई भी विकल्प 100% ट्रू नहीं है। ये जो ऑप्शन है ना बेटा, ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी का है, और ये ऑप्शन है 100% फॉल्स, और ये ऑप्शन है 100% फॉल्स। क्योंकि बेटा एक के पीछे कभी भी दो नहीं हो सकता, एक के पीछे कभी भी तीन नहीं हो सकता, एक के पीछे चार आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई भी विकल्प हमारा 100% ट्रू नहीं है। ठीक है? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन फॉल्स है, ये ऑप्शन फॉल्स है, ये ऑप्शन फॉल्स है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारी मजबूरी होगी ऑप्शन ए को चूज करना। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी को चूज कर लेंगे, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन को हम टिक नहीं कर सकते। अब बताओ बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फॉल्स है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि एक के पीछे पक्का चार है, पांच है या छह है? अब ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन तो आने नहीं चाहिए पेपर में। लेकिन अगर मान लो है ना, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ भी गया,
है ना। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ भी गया तो पता है ना, है ना। तो इस सिचुएशन में हम पता है क्या आंसर देंगे, अपोजिट टू वन, एक के विपरीत कौन सी संख्या है। तो इस सिचुएशन में हम जो आंसर देंगे वो 6 आंसर देंगे, क्योंकि हम इस सिचुएशन में इस डाइस को मानक पासा मान के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस एज्यूम किया जा सकता है। तो जहां हमारी मजबूरी है वहां हम इसको स्टैंडर्डाइज एज्यूम करके आंसर दे देंगे, 1 के अपोजिट 6। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से ऑप्शंस का चयन होगा ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, कैसे हमें ऑप्शंस को चूज करना है, क्योंकि डाइस चैप्टर कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है, क्योंकि मार्क्स आपको मिलेंगे ऑप्शन टिक करने के, ना कि आंसर निकालने के। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपको आना चाहिए बेहतर तरीके से कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। अगेन देर इज अ सिंगल पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, और इस डाइस में ए से लेकर एफ तक की 6 अक्षर प्रिंट हैं। कहीं पर ए प्रिंट है, कहीं पर सी प्रिंट है और कहीं पर एफ। और हमसे पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, बी के पीछे कौन सा अक्षर होगा। और पहला ऑप्शन है ईदर डी और ई, दूसरा ऑप्शन है ईदर ए और सी, तीसरा ऑप्शन है ईदर ए और डी, चौथा ऑप्शन है ईदर ई और सी। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है ए सी एफ, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है ई, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है ई, चौथा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है बी। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है एफ, चौथा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है डी। हाँ जी, चलिए। ये चीज नहीं समझे सर, 6 कैसे होगा स्टैंडर्ड में। ओ भाई साहब देखो, तुम लेट आए हो ना, लेट लेट आने के बाद ना जो फालतू क्वेश्चन करता है ना बच्चा, वो हमारे लिए बहुत बुरा है। वो बच्चा अपने लिए भी अपने आप को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, है ना। तो धोखा आप अपने आप को मत दो, ठीक है। थोड़ी अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज होनी चाहिए। हाँ, एक तो लेट आए हो, ऊपर से ये पूछ रहे हो सर अगर स्टैंडर्ड है तो 1 के पीछे 6 कैसे गया। भाई साहब पिछले 10-15 मिनट हमने यही समझाया था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि स्टैंडर्डाइज आखिर होता क्या है, मानक पासा क्या होता है। हाँ? तो स्टैंडर्डाइज वो डाइज होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, यानी कि स्टैंडर्डाइज में हमेशा 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे हमेशा 5 होगा और 3 के पीछे हमेशा 4 होगा। तो अगर एक ऐसा पासा है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। ठीक है, हमें एक फिक्स आंसर देना था, तो एक आंसर देना है तो हम स्टैंडर्डाइज मान के एक आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, अब देखो 1 फिगर क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 लेटर हैं, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे ACF, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे ACF, और इन तीनों लेटर के अपोजिट जो बाकी के 3 लेटर्स हैं उनके आने की संभावना है। बाकी के 3 लेटर कौन कौन से बच गए, B, D और E। भैया ACF ये तीनों ही लेटर एक साथ रहेंगे, और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के जो 3 लेटर बच गए उनके आने की संभावना है, यानी कि B, D और E। हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के पीछे क्या होगा, तो बी के पीछे क्या होगा, बी के पीछे क्या होगा भैया, डी और ई तो हो नहीं सकता। तो बी के पीछे होगा, बी के पीछे होगा या तो ए होगा या तो सी होगा या एफ होगा।
ए सी एफ में से कोई एक होगा, बट हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। बी के पीछे क्या होगा, ए सी एफ। अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में दिए गए विकल्प पे डिपेंड करेगा कि चार विकल्प किस तरीके से दिए गए हैं। हमसे पूछा है बी के पीछे क्या है, तो इन सिचुएशन में बी के पीछे कभी भी डी और ई नहीं हो सकता, बी के पीछे कभी भी डी नहीं हो सकता, बी के पीछे कभी भी ई नहीं हो सकता। तो बी के पीछे क्या होगा, बी के पीछे ए और सी होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बी के पीछे क्या होगा, इधर ए सी और एफ होगा। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पर हम कैसे चूज करेंगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि बी के पीछे ए है, ये जरूरी थोड़ी है, ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना। देखो ये 100% फॉल्स, ये भी फॉल्स है, बट ये पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम इस पॉसिबिलिटी को चूज करें, क्योंकि बी के पीछे कभी भी डी नहीं होगा, बी के पीछे कभी भी ई नहीं होगा, बी के पीछे खुद बी नहीं होगा, तो यहां पर हम पॉसिबिलिटी चूज कर लेंगे। अच्छा, बी के पीछे कभी भी डी नहीं होगा, अब बी के पीछे या तो ए है या सी है या एफ है। अब ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो पिछले क्वेश्चन में तो आपने इसको स्टैंडर्डाइज मान के ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करें हम, है पिछले क्वेश्चन में तो आपने स्टैंडर्डाइज मान के ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करें, हाँ जी, इस सिचुएशन में हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें। हाँ जी, इस सिचुएशन में हम क्या करें। सर ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां पर आप पहला ऑप्शन चूज करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, दूसरा ऑप्शन चूज करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तीसरा ऑप्शन चूज करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो एग्जाम में, तीनों ऑप्शन के नंबर आपको दिए जाएंगे, तीनों ऑप्शन के नंबर आपको दिए जाएंगे, है ना। हाँ जी, सिर्फ एक ऑप्शन के नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी तीनों ऑप्शन के नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप समझ गए। अगर सिंगल फिगर क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर सिंगल फिगर क्वेश्चन हमारे सामने है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीके से। ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे, इन तीनों के अपोजिट बाकी के तीन जो लेटर बच के वो आएंगे। और ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वन फिगर क्वेश्चन को हम पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो वन फिगर क्वेश्चन को हम कंप्लीट तरीके से सॉल्व करके, तो ये असंभव है ना, कि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करें। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, 3 के पीछे क्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, 2, 2 के पीछे बताओ, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 है, या 2 के विपरीत 5 है। बताओ 2 के विपरीत क्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, है ना। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है।
हाँ जी। तो भाई साहब दो के पीछे क्या होगा? अब एक बार बताओ, ये जो तीन नंबर है, ये तीन नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, एक तीन चार। अब इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर होंगे। बाकी के तीन नंबर कौन से हैं? दो, पांच और छह। बाकी के तीन नंबर कौन से हैं? दो, पांच और छह। तो भाई साहब हमसे पूछा है दो के पीछे क्या है, तो दो के पीछे एक भी हो सकता है, दो के पीछे तीन भी हो सकता है, दो के पीछे चार भी हो सकता है ना? तो एक तीन चार में से क्या आंसर दें? अब आप इस क्वेश्चन में ये वाली गलती मत करना कि सर इसमें एक फिक्स आंसर पूछा है तो हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे देते हैं, दो के पीछे पांच। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल गलती कर बैठोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कभी भी दो के पीछे पांच जा ही नहीं सकता। तो आप इसका फिक्स आंसर मत देना, दो के पीछे पांच स्टैंडर्डाइज मान के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कभी बन ही नहीं सकता। तो इसमें दो के पीछे पांच इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि दो और पांच तो हमेशा एक साथ रहेंगे। दो और पांच तो हमेशा एक साथ रहेंगे, दो के पीछे एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एबीसी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, सबके मार्क्स आपको मिल जाने हैं। एबीसी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, सबके मार्क्स आपको मिल जाने हैं बेझिझक, है ना? सबके नंबर आपको मिल जाएंगे एबीसी में से। अरे यार रैंकिंग कंप्लीट हो गया है ना यार, तुम यार बिल्कुल वही बात करते हो जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लास को स्टार्ट हुए 50 मिनट हो चुके हैं और आप पता है कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने 50 मिनट पहले डिस्कस किया था। मैंने आते ही बोला था कि रैंकिंग का चैप्टर का भी एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम तब पढ़ेंगे जब हम पजल चैप्टर, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे। आप बहुत खतरनाक टीचर हो। कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन नन ऑफ दीज में से क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है कि कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हम, मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि कंफर्म आंसर क्या है, इसीलिए वहां पे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन को प्रायोरिटी देते हैं नन ऑफ दीज से ऊपर। मजा आ गया सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि डाइस इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ूंगा। अबे टॉपिक का नाम चेंज हो गया, उल्लू प्रसाद। हैं? हाँ जी। चलिए, तो ये वन फिगर क्वेश्चन थे। अब वन फिगर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। वन फिगर क्वेश्चन में कंफर्म आंसर नहीं दिए जाते हैं। अब आप हेडिंग डालो बेटा, केस सेकंड। केस सेकंड हेडिंग डालो, व्हेन ओनली टू पोजीशंस ऑफ अ dice are given of a dice are given when only two positions of a dice are given जब एक पासे की जब एक पासे की केवल जब एक पासे की केवल दो स्थितियां जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं दी जाती हैं जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। सीरियसली सर मजा आ गया। बहुत हैंडसम हो, जादू दिखा रहे हो। हैंडसम की बात यहाँ पर कहां से आ गई भाई? अच्छा ये बताओ, जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं तो इसके अंदर कितने केस बनते हैं? इसके अंदर तीन केस बनते हैं दो फिगर वाले क्वेश्चन में, है ना? इसके अंदर तीन केस बनते हैं दो फिगर वाले क्वेश्चन में। कौन कौन से तीन केस बनते हैं? नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, है ना? कौन कौन से तीन केस बनते हैं बेटा? नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला केस, व्हेन देयर इज नो कॉमन। जब एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में एक भी सतह हमारी सामान्य नहीं होगी। व्हेन देयर इज नो कॉमन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हमारे सामने हैं। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, ठीक है बाबू? हाँ जी। पहली बार हमने नंबर देखा तो हमें नंबर दिखाई दिया एक दो तीन, और दोबारा जब हमने इस पासे को देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए चार पांच छह। तो यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है? हाँ जी। अब इस और हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू सिक्स। छह के विपरीत कौन सी सतह है? छह के विपरीत कौन सी सतह है? तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी वैसे ही डील करना है जैसे वन फिगर वाला क्वेश्चन था। सेम सेम वही कंसेप्ट है वन फिगर वाले क्वेश्चन की तरह, ईदर फोर और फाइव,
ठीक है जी, ईदर 1 और 2, ईदर 1 2 और 3, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, है ना, अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्या कि यहाँ पे ये जो 3 नंबर है ना, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 3, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी की जो 3 नंबर्स हैं वो रहेंगे। बाकी के 3 नंबर कौन से हैं? 4 5 6। तो जो 1 फिगर क्वेश्चन है बेटा, वही 2 फिगर का नो कॉमन क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6, देन योर आंसर विल बी ईदर 1 2 और 3। भैया 6 के विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। हाँ बेटा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करो, सबके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो ईदर 1 2 और 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन, और यहाँ पर हमारी मजबूरी है 1, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन हो गए गलत। ठीक है जी, तो जो नो कॉमन वाला क्वेश्चन है उसको भी हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वही क्वेश्चन है नो कॉमन वाला जो 1 फिगर क्वेश्चन है। 1 फिगर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा भी फर्क नहीं है। 1 फिगर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है 1 फिगर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। क्या कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी, हाँ जी। एट द रेट डॉलर हैज परसेंटेज ट्राइंगल कॉपीराइट, है ना। बताओ त्रिभुज के विपरीत क्या है? त्रिभुज के विपरीत क्या है? एट द रेट है, डॉलर है, या कैन नॉट बी डिटरमाइन है। त्रिभुज के विपरीत क्या है? त्रिभुज के विपरीत क्या है? त्रिभुज के विपरीत क्या है? हाँ जी, हाँ जी, त्रिभुज के विपरीत क्या है? त्रिभुज के विपरीत क्या है? एट द रेट है, डॉलर है, या हैज है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन है। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? एट द रेट, डॉलर हैज, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। एट द रेट, डॉलर हैज, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो भाई साहब त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत ना तो एट द रेट होगा, ना डॉलर, ना हैज, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए ऑप्शन फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक बच्चा कह रहा है सर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, सबके मार्क्स मिलेंगे। अबे तुम बिल्कुल ही, यहाँ पर हम इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वो ऑप्शन फोर्थ चूज करना पड़ेगा, तब हमें मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लें। अबे यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ही ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, हाँ जी। अब हम चलते हैं दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में एक सतह हमारी सामान्य होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं और जो सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं,
पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3। इसी पासे को जब आप दोबारा से देख रहे हो तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 3 5 6। यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, है ना। हाँ जी, और आपको ये बताना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, है ना। एक के पीछे कौन सी सतह है? ऑप्शंस आर एक के पीछे क्या है? 5 है ना, 6 है, 5 या 6 है, और ईदर 4 5 और 6 है। एक के पीछे क्या होगा? एक के पीछे 5 होगा, एक के पीछे 6 होगा, या फिर एक के पीछे 5 या 6 होगा, या फिर ईदर 4 5 और 6 होगा, है ना। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में सिर्फ एक सरफेस कॉमन है, तो यहां पर जो हम ट्रिक यूज करते हैं उस ट्रिक का नाम है वन कॉमन ट्रिक। यहां पर जो ट्रिक हम यूज करेंगे उस ट्रिक का नाम है वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कि कॉमन सरफेस है ना उसको ऊपर नीचे लिख लो। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, देन कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। बेटा 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो क्या आएगा? 3 1 2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो, जैसे घड़ी की दिशा, तो 3 1 2। बेटा 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ तो 3 5 6। क्या आएगा बेटा? 3 5 6। 3 1 2 3 5 6, है ना। जो भी कॉमन सरफेस थी उसको ऊपर नीचे लिखा कॉमन से क्लॉकवाइज, 3 1 2 3 5 6। तो ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और बेटा 3 के पीछे क्या होगा? तो भाई साहब 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या बच गई, कौन सी संख्या बच गई? 4। तो 3 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 3 होगा। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 5। तो यहाँ पर हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिख के, अगर मैं क्लॉकवाइज ना घूमूं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो 3 2 1। एक बच्चा कह रहा है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब अगर आप एंटी क्लॉक घूम रहे हो तो फिर आप इस फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमोगे, फिर यहां भी आप एंटी क्लॉक घूमोगे, 3 6 5। तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 4। सेम आंसर्स रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड वन कॉमन ट्रिक। कॉमन कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज, या तो दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। तो वन कॉमन ट्रिक से हम हर क्वेश्चन का आंसर कंफर्म दे सकते हैं, इसकी तरह नहीं कि पॉसिबिलिटी चलेंगी हमारी। तो वन कॉमन ट्रिक से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे इसको हम डिस्कस करेंगे कल। और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। सर आज तो पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ निकल गया, ऐसा लगा अभी तो 5 मिनट पहले हमने क्लास ही शुरू करी थी। क्या मस्त पढ़ाते हैं सर आप, लव यू, मजा ही आ गया सर। आपके पढ़ाने के तरीके से हमें प्यार हो गया है सर। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे, बाकी हम मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। इस चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टाटा। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।